माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। और हम लोग डीआई के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कई सारे वीडियो आप तक जा चुके होंगे, मेरे ख्याल से 4-5 पहुंच गया। दरअसल इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इस सारे क्वेश्चन आप तक पहुंचना ज़रूरी है। एक बार आप अगर रिवाइज कर लिए तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपको डीआई में कोई समस्या नहीं आने वाली। अभी तक आपने देखा कि हमने पाई चार्ट, दंड आरेख और सारणी से ग्राफ से संबंधित कई सारे सवाल कर लिए। आइए देखते हैं आज सारणी से संबंधित सवाल क्या होता है। सारणी मतलब एक सारणी बनी होगी और सारणी से संबंधित आपको सवाल हल करने होंगे। ठीक है, डीआई पेट का सलूशन आप तक पहुंच रहा है, बहुत अच्छे से पहुंच रहा है और आप निश्चित रूप से पूरा का पूरा स्कोर करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। चैनल को जो आपको सपोर्ट देना चाहिए वो लगभग सही चल रहा है। आप में से कई लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं निश्चित रूप से, और बधाई के पात्र हैं। और उम्मीद करता हूं कि तमाम लोग इस कार्य में आएंगे और यह सब कुछ बेहतर होता जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक ग्राफ आपके सामने है, एक सारणी बनी हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप इसके नंबर्स पढ़ पा रहे होंगे। मैं देख लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा करेंगे तो आप इसके नंबर्स पढ़ पाएंगे। थोड़ा सा कम स्पष्ट है। दरअसल टाइपिस्ट लिखने में जो है क्या कहा जाए, आओ देखा जाए सवाल क्या है। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दर्ज की गई। गेहूं उत्पादन में आपको देखना है कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष गिरावट दर्ज की गई। आओ समझते हैं। खूब डार्क लेता हूं। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष गिरावट दर्ज की गई, आओ देखते हैं। गेहूं कहाँ है, गेहूं यहाँ है, ये रहा। अब 6121, 7010, 7012, 7056। अब 6000 देखो, 7056 से 6000 पहुँच गया है। तो इसका मतलब 2014 से 2014 से 15 के बीच में गिरावट हुई है। और फिर 15 से 16 में भी गिरावट हुई है। बोलो, 15-16 में गिरावट हुई है। 13-14 में गिरावट नहीं हुई। 13-14 में, हाँ 13-14 पहली बार गिरावट तो 13-14 में ही हुई है, बिल्कुल सही। किस वर्ष दौरान दिखाई पड़ी, जी हाँ गिरावट दिखाई पड़ी है। तो पहली बार तो गिरावट हमको 13-14 में दिखाई पड़ी है, जहाँ 7112 से 7056 हो गया है। तो पहली बार गिरावट दर्ज की गई है 13-14 में। पहली बार गेहूं उत्पादन में जो गिरावट दर्ज की गई है वह 13-14 में हुई है और वो पहली बार दिखाई पड़ी है। खाली यही देख के बता देना था। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा किस फसल में 13 और 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। 13 से 17 के बीच में कौन सी फसल ऐसी है जिसमें लगातार वृद्धि दर्ज की गई है, आओ समझते हैं। तो 13 से 17 के बीच में तो यहाँ नहीं दिखेगी बढ़िया। आइए देखो 60, ये भी नहीं है। 13 से 17 के बीच में देखिए 1110, 1160, 1400, बिल्कुल। बाजरा तो सही दिख रहा, यहाँ बिल्कुल दिख रहा। यहाँ भी देख लो, यहाँ नहीं दिख रही है, यहाँ भी नहीं दिख रही है, यहाँ भी नहीं दिख रही है। और 222, 245, 315, 400 यहाँ भी दिख रही है। आलू में भी दिख रही है। आलू में दो जगह पे दिख रही है। देखो, बाजरा में दिख रही है और आलू में दिख रही है। बाजरा में देखो 13 से 17 के बीच में, तो 13 से 17 के बीच में देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 780 है। फिर 1110, 1160, फिर 1450, फिर 1460 लगातार वृद्धि हुई है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन क्योंकि आलू विकल्प में आपके नहीं है तो इसलिए आपका बाजरा उत्तर केवल सही जा रहा, क्योंकि दोनों जगह वृद्धि दर्ज की गई है। खाली देख करके आपको जवाब दे देना चाहिए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि 2010 से 11 तथा 16 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना था। औसत उत्पादन देखना है भाई। 10 से 11 के बीच में आलू कितना है। 10 से 11 के बीच में आलू है 210। अच्छा, उसके बाद 16 से 17 के बीच में आलू कितना है। 16 से 17 के बीच में आलू है 445। अब इनका हमको क्या बताना, औसत उत्पादन तो बटा 2 कर देना पड़ेगा। पदों का जोड़ बटा पदों की संख्या। कितने आसानी से आपका उत्तर आ रहा है। आइए 5, 4 और 1 5 और 4 और 2 6 में 2 से भाग दे दीजिए। 2 3 6, 2 दूना 4, बताओ कहाँ एक भी विकल्प नहीं मिलेगा। 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 7 14। 327 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। एक बार दोबारा देखा जाए। 2010 से 11 के बीच की अवधि और 2016 से 17 अवधि के मध्य
आलू का औसत उत्पादन, यानी 11, अच्छा सबको देखना, 10 से 11 से लेकर के 16 से 17 तक की अवधि लेनी है, सबका औसत उत्पादन देखना है, पूरे का पूछना है। आओ पूरे का देख लिया जाए। दूसरा कलर लेता हूँ, तो दूसरा कलर ये लेता हूँ, ठीक है। आओ देखा जाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आलू का उत्पादन देखना 17 तक। आओ जोड़ा जाए, तो 0 0 2 और 5 7 और 5 12 और 5 17, चेक कर रहा हूँ, 2 और 5 7 और 5 12 5 17, हासिल हुआ 1 2 2 4 2 6 4 10 10 1 11 11 और 4 15, हासिल हुआ 1 3 2 5 2 7 2 9 3 12 12 4 16 4 20। अब बटा कर देना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देना होगा। और भाग देते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ बचेगा 6 65, 7 9 63, वो देखो मिल गया, देखो 7 9 63, 2 बचेगा 27, 7 9 21। आपका ये उत्तर बी विकल्प सही चला गया। देख रहे हैं आप, 2010-11 से लेकर के और 2016-17 तक की अवधि का आलू का औसत उत्पादन पूछा गया था। बस सबको जोड़ करके बटा पदों की संख्या से भाग देना था। आइए अगला प्रश्न है, लिखा है कि 16-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। 16 से 17 के मध्य में किसमें गिरावट दर्ज की गई? देखो यहाँ नहीं है, यहाँ थोड़ी गिरावट दिख रही है, 26 से 12 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी गिरावट दर्ज हुई है, बहुत सही। यानी पहले चावल में हुई है और फिर यहाँ मक्का में भी गिरावट दर्ज हुई है। और देख लेता हूँ, यहाँ भी दाल में भी गिरावट दर्ज हुई है और यहाँ पर नहीं गिरावट दर्ज हुई। 3 फसल ऐसी है जिसमें गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें है चावल है, मक्का है और दाल है। चावल मक्का दाल में सिर्फ चावल आपके पास विकल्प में है, इसलिए हमारे पास चावल उत्तर सही चला जाएगा। देखो चावल में 826 से 812 हो चुका है, गिरावट दर्ज हो गई है। तो किस फसल में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है? आपका उत्तर हो जाएगा चावल। आप देख सकते हैं आपका यह प्रश्न कितना सामान्य था, यह आखिरी प्रश्न होगा, यानी इस सीरीज पर बना हुआ आखिरी प्रश्न होगा। कितने आसानी से आप तक पहुंच रहा है आप देखिए। आलू का उत्पादन 15-16 में 2010-11 के अंदाजन कितना गुणा है? अंदाजन 15-16 का जो उत्पादन है, आलू की बात कर रहे हैं, तो ये है 400 और ये कितना है? 210 है। बताओ अंदाजन कई गुना दिख रहा है आपको? आप जरा 40 में 21 से भाग देकर देख लीजिए। 40 में 21 से भाग दीजिए तो पहले एक बार जाएगा और उसके बाद, अब देखो लगभग 2 गुना था ही, लेकिन 1.9 गुना मान लो, क्या करें? देखो अब ये आ जाएगा आपका 9, यहाँ आ जाएगा 1 दशमलव लगाओगे 0 बढ़ जाएगा और 9 बार जाएगा ही जाएगा। 9 1 9 9 दूनी 18, यानी 1.9 गुना अंदाजन बढ़ा है। मेरे भाई एक सवाल हल हुआ जिसमें 5 सवाल थे और आप बताइए इन 5 में से क्या कोई ऐसा प्रश्न था जिसको समझने में समस्या आई? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप समझना चाहेंगे तो समझ ही डालेंगे, कोई नहीं रोक सकता। अब आइए अगला प्रश्न शुरू होता है। निम्नलिखित तालिका में 4 व्यक्ति ABCD सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं और उनकी बिक्री दिखाई पड़ रही है। कह रहा मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है? वाह, मंगलवार को A ने क्या बेचा है? मंगलवार को A ने 35 वस्तु बेचा है। अच्छा, और शनिवार को C ने क्या बेचा? शनिवार को C ने 45 वस्तु बेचा और दोनों के बीच का अनुपात पूछा गया है। बताओ 5 7 35, 5 9 45, 7 अनुपात 9 कहीं दिख रहा? बताइए, यह सवाल है। इसे कहते हैं DI और लोगों को DI से डर लगता है। अब मैं क्या कहूँ? आइए, सोमवार को D द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? चलो D को देखो, सोमवार को D ने क्या बेचा? सोमवार को D ने 20 वस्तु बेचा, यहाँ दिख रहा। अब फिर शनिवार को C ने क्या बेचा? शनिवार को C ने 45 वस्तु बेचा है और कह रहे कितना प्रतिशत है, यही बता दो कितना प्रतिशत है। तो बताओ, तो 5 चौके 20 और 5 9 45, ये आ जाएगा 400/9 और 400/9, 9 चौक 36, 9 चौक 36.44, ये आपका आ जाएगा 44.44%। क्या यह बात क्लियर हो रही है आपको? कहीं से कोई समस्या आए मैसेज जरूर किया करिए। आप लोग मैसेज में कोताही न बरता करें, है ना। B, C तथा D द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? B, C, D द्वारा, यानी B का सोमवार का और C का मंगलवार का और D का शनिवार का बेचना है और सबका औसत निकालना। चलो B का सोमवार देखें।
बी का सोमवार 45 है, सी का मंगलवार देखना है, सी का मंगलवार देखो 48 है, और डी का शनिवार देखो, डी का शनिवार 40 है। इनका औसत पूछा गया है तो बटा 3 होगा, पदों का जोड़ बटा पदों की संख्या, ये हुआ 8 5 13, हाथ लेख 5 और 9 4 13, 133 बटा 3, 3 चौक के 12, 1 बचेगा 13, फिर 3 चौक के 12, फिर क्या बचेगा 1, 44.33 आ जाएगा, 3 3 9 3 3 9 होता जाएगा 44.33 उत्तर आ जाएगा। अब आप खुद देख लीजिए क्या है सवाल और कैसे लगाया जाता है। आइए, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी द्वारा वस्तु की बिक्री की तुलना में बी द्वारा वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है, बताओ। सप्ताह के सभी 4 दिनों मिलाकर डी द्वारा वस्तु की बिक्री जो हुई है, चलो डी की सारी वस्तु की बिक्री देख लिया जाए तो इनका 6 1 7 है और 2 2 4 4 8 4 12 है। अच्छा, डी के बारे में, अब बी के बारे में देख लिया जाए, 5 और 8 13, हाथ हुआ 1, 5 5 10 2 12 4 16, बताओ 163 है। कह रहे कितने प्रतिशत की डी द्वारा वस्तु की बिक्री की तुलना में बी द्वारा वस्तु की कितना परसेंट वृद्धि आई है, इससे कह रहे हैं कितना परसेंट वृद्धि है, ये देख लो जरा। तो कितना वृद्धि है, वृद्धि गुणा 100 बटा ओरिजिनल वैल्यू, देखो कितना वृद्धि हुई है। 13 में से 7 घटाओगे 6 आएगा, और यहाँ 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, 36 की ज़्यादा हुआ है। और किससे, 127 से, और गुणा 100, यही काटना है, कुछ कट जाएगा, सीधे भाग दे दो, काम खत्म है ना। 3600 में 127 से भाग दे दीजिए, कहाँ पूरा भाग देना पड़ता है, 3600 में 127 से भाग दीजिए, 12 3 36, 3 बार जाएगा नहीं 2 बार जाएगा, 2 के टर्म में कितने हैं। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, तरीका बता रहा हूँ आपको। अब चलो 127 दूना 254 होगा, अब घटाओ, 10 में से 4 घटाओगे 6 आएगा, और 5 में 5 घटाओ 0 आएगा, और यहाँ पर 1 आएगा। अब ये आ गया 1060। चलो 12 का पढ़ा पढ़ो, 106 हो जाए, 12 9 108 हो जाएगा नहीं, 12 9 नहीं जाएगा, 12 8 96 जाएगा। तो ये देखो, ये आप विकल्प आपका सही चला गया। पूरा भाग देना ही नहीं है, आप चिंता ना करें कितनी बड़ी संख्या का भाग कैसे दे पाएंगे, कहाँ पूरा भाग देना है, नहीं देना है। आइए अगले सवाल पर देखिए, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु के औसत के मध्य कितना अंतर है। सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत बताओ, सोमवार का वस्तु कितना बेचा गया, ये पूरा जोड़ो तो 0 5 5 10, हासिल हुआ 1 3 2 5 4 9 4 13, ये सोमवार को बेचा गया। और फिर शुक्रवार को देख लिया जाए, करा कि औसत में कितना अंतर, औसत की बात कर रहा, तो बटा कितना होगा, 1 2 3 4 से भाग दे दो, इनका औसत आएगा 4 3 12, 1 बचेगा 10, 4 दूनी 8, 4 5 20, 32.5 का औसत हुआ इस सोमवार को। और शुक्रवार का औसत निकाल लो, शुक्रवार का औसत ये तीसरी वाली लाइन है, जोड़ो 1 और 5 6, 8 14, 14 और 5 19, हासिल हुआ 1 5 1 6 2 8 2 10, इसको भी 4 से भाग दे दो, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 बचेगा 28, 4 7 28, और 10 बचेगा 4 दूनी 8, 4 5 20। अब करें कितना अंतर है, घटा दो भाई, इसमें से 27.25 घटा दो, तो अगर घटाओगे तो 2 5 तो यहाँ आ गया, और 12 में 7 गया 5, 5.25% का अंतर आ गया। देख लीजिए सवाल क्या है। तो कितने सिंपल तरीके से इन चीज़ों को जो जो कहा जाए, बता रहा हूँ, अलग से कुछ मत याद करिए, अलग से कि हम इतना पढ़ लेंगे इतना लिख लेंगे, कुछ नहीं करिए, जो कहा जाए सिर्फ वही कर दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा। अब हम तीसरा सवाल लेने जा रहे हैं। इस तालिका को देखिए, 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन दिखाया जा रहा है, ABCDE 5 लोग हैं और उनके कमीशन दिए गए हैं। सवाल है UPSSC पेट का सवाल है, ये देख लो आप, पेट का शिफ्ट 1 का सवाल है। किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। सी ने पिछले वर्ष की अपेक्षा किस वर्ष अधिकतम वृद्धि दिखाया है, और देखें सी के बारे में समझना है। सी ये है, ये 26 है, ये 27 है, 28 है, ये 29 है, ये 29 है, ये 30 है। क्या बात, अधिकतम वृद्धि का परसेंट देखना, 26,200, अब देखो अंदर जाना पड़ेगा, 26,200 से 27,800 हुआ है, और 27,800 से 28,200 हुआ है, ज़्यादा अंतर नहीं। 28,200 से 29,100 हुआ है, तो ये तो यही दिख रहा है, 26,200 से 27,800, बताओ 26,200 से 27,800, यानी 1,600 की वृद्धि यहाँ दिख रही है, यानी 2016 में सबसे ज़्यादा वृद्धि नज़र आ रही है। बताओ दिख रही है, दिख रही है। यहाँ 29,400 से 33,000 हो गया, खाली 600 की वृद्धि हुई, तो सबसे ज़्यादा 1,600 की वृद्धि हुई है सन 2016 में। आइए आगे बढ़ते हैं। 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था।
2018 में बी का कमीशन 28,000, देखो 28,000, ठीक है। उसी वर्ष के कह रहा पाँचों सेल्समैनों द्वारा उसी वर्ष कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। उसी वर्ष कुल कमीशन कितना है, 1,86,000, 1,46,960, 1,46,960 यहाँ कुल लिखा हुआ है, का लगभग कितना प्रतिशत है, यही पूछा जा रहा। बस कैलकुलेशन काट दो, 2 0 1 0 यहाँ से कट गया और कुछ कट रहा, 4 से कट रहा, देखो 4 से इसको छोटा कर लो, 4 3 12, 2 बचेगा 26, 4 6 24, 2 बचेगा 29, 4 7 28, 1 बचेगा 4 चौके 16 और फिर 4 7 28, ये 700 आ गया, ठीक है। अब क्या कर देंगे, 2 से और काट सकते हैं, 2 से कटेगा बस, चलो 2 से काट दो, ये कट जाएगा 2 से, तो 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6, 2 7 14 और 2 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा 35, 350। अब ये हो जाएगा 35,000, ध्यान से देखिएगा 35,000 बटा 1837, काट दो कुछ न कुछ आ ही जाएगा। 18 दूनी 36, 2 बार जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, 1837। ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, अभी इसी में से कुछ आ जाएगा, हम वहीं पर रुक जाएंगे। देखो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और 14 में से 8 गया 6, 2 में से 1 गया 1 और ये 0 आ गया। अब 166 जाना, 18 9 162, देखो ये आ गया, आपका उत्तर आ गया 19.05। पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख पा रहे होंगे किसी बड़े से बड़े सवाल में हम ज़्यादा नहीं लगा रहे, थोड़ा सा लगाइए और तुरंत उत्तर बन जा रहा है, यही हमारा काम है। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की कमीशन में उच्चतम वृद्धि दर रहा था, मैंने 15 की तुलना में 18 में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसकी हुई है, आओ समझ लेते हैं। बताओ 15 की तुलना, 15 और 18 यहाँ है, ये 27 से 29 है, ये 26 से 28 है, ये 26 से 29 है, ये 27 से 30 है, अच्छा 27 30, ये 28 से 30 है, बस। अच्छा बताओ 28 से 30 है, लगभग 2000 तो नहीं है, ये 640 है, ये 2000 के लगभग मान लीजिए, 2000 में 640 कम है, यानी 1400 की वृद्धि है। यहाँ पे देख लो 27 से लेकर 30 है, तो 27 यार 30 है तो ज़्यादा ही है, डी का होगा, देखो डी सबसे ज़्यादा वृद्धि कर रहा है, 26 से 28 है इतना ज़्यादा नहीं है, 26 से 27 है इतना ज़्यादा नहीं है, डी की वृद्धि सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। अब क्या करना, घटा के देख लेना चाहिए, लेकिन आप घटाओगे तो यही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। आइए, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। अच्छा, कारण निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, सबसे ज़्यादा किस में उच्चतम और न्यूनतम का अंतर किस वर्ष, तो 17 18 19 20, 17 18 19 20, यही चारों को चेक करना, इधर देखना ही नहीं। बताओ सबसे अधिक सबसे कम यहाँ 25,000 है और सबसे अधिक है 28,000। अच्छा, ये 29 है, ये 30 है, ये 24 है, ये 29 है, अच्छा 24 से 29 ये देखो ज़्यादा हुआ है, ये 27 29, ये देखो 19 में 2019 में सबसे ज़्यादा अंतर दिखाई पड़ रहा है, ये 24,000 है, ये 29,000 है, 24 5 29 होता है, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर करेंगे तब भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो देखो 29 में न्यूनतम और अधिकतम का डिफरेंस सर्वाधिक था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। 2019 की बात कर रहा हूँ, डी द्वारा अर्जित कमीशन बताओ 29,800 की बात कर रहा है। चलो, कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। ए द्वारा अर्जित कमीशन कितना है, 24,600 है ये। बताओ इससे कितना प्रतिशत अधिक है, लगभग बताना है। 2019 की बात हो रही है, 2019 में डी द्वारा जो अर्जित कमीशन है ये 29,800, ये इनके ए द्वारा अर्जित कमीशन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। आओ देख लेते हैं, पहले घटाओ तो 00, ये घटा रहा हूँ, 8 में से 6 घटाओ 2, 9 में से 4 घटाओ 5, इतना अधिक है, और गुणा 100 और बटा 24,600, तो 00 तो ऐसे चला गया, थोड़ा सा और कट सकता है, 2 से काट लो तो कितना हो जाएगा, 2 से 26, और 2 से काट दो इसको तो 123 हो जाएगा ना। अब बस 2600 में 123 से भाग दे दो, 2600 में 123 से भाग दे दो, और हमने कहा है बहुत ज़्यादा भाग नहीं देना पड़ेगा, 12 दूनी 24, 2 बार जा रहा। चलो अगर 2 बार जा रहा तो यह हो नहीं सकता, आप देखो तो 246 आ जाएगा, 246
अब 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे जगह 5 4 का 1, 140 आ गया। एक बार जाएगा 21%, 21% आ गया। ये आपका उत्तर। आप देख सकते हैं कितने आसानी से बड़े सवाल हैं, लोगों को कठिन लगते हैं। अब देखो कुछ नया आया हुआ, ध्यान से देखिएगा, हर सवाल में 5-5 सवाल हो रहे हैं। ऑफलाइन क्लास में कभी संभव नहीं था इतने सवाल, केवल ऑनलाइन में ही संभव है। अगर आपको ये गिनतियाँ दिख रही हैं तो समझ लो आप बेहतर समझ रहे होंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम। क्या कहा गया? विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में दिखाया गया है। कह रहा किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो सबका औसत बताना किस महीने में मैक्सिमम हुआ है, यही आओ देख लिया जाए। तो आप अगर सबका देख लो आप, तो 5 2 7 5 12 हासिल 1, 3 2 5 3 8 3 11, ये कितना 8 8 16 5 21 2 23, 2 2 4 1 5 4 9 4 13, 5 2 7 5 12 3 12 1 4 3 7 5 12 4 16, यहाँ तो कोई 5 5 10 हासिल 1, 7 3 10 3 13 5 18, और यहाँ देख लो 5 5 10 हासिल 1, 6 4 10 4 14 14 6 20। कह रहे हैं किस महीने में अधिकतम है, तो आप साफ साफ देखो सितंबर में अधिकतम है कि नहीं। सबसे ज़्यादा 200 सितंबर में पाया गया। अब जो मैंने जोड़ लिया है, हो सकता है आगे किसी सवाल में इसकी ज़रूरत भी पड़े, बहुत काम का होता है। एक बार जो आप मेहनत कर लेते हो तो वो बना रहता है। अगस्त महीने में खुले खातों की संख्या जून महीने में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या अधिक है, बस यही बताना। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून, यानी अगस्त और जून का अंतर बताना है। आओ देख लिया जाए, अगस्त जून का अंतर देख लो। अगस्त में हुआ है 180 और जून में कितना हुआ 133, बताओ। तो 180 133 दिख रहा है, आओ देखते हैं। 180 133, ये जो है 133 है और ये 180 है। क्या कह रहे हैं? अगस्त महीने में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है? भाई ज़्यादा ही है। कितना ज़्यादा है? 33। इसमें घटा दो जरा, 10 में से 3 घटाओगे तो 7 आएगा और 7 में 3 घटाओगे 47 है। देखो गुणा 100 और बटा 133, यही काटना है आप। अब फिर वही कहानी आ जाएगी, कैसे करें? कुछ न करें, 4700 में आप 133 से भाग दे दीजिए। पूरा भाग देना नहीं पड़ता, घबराने की जरूरत है नहीं। 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो फिर ये गलत हो गया। आओ तो 133 या 399, आओ 10 में से 9 घटाए 1 और यहाँ बचेगा 16 में से 9 गया 7, इतना आ गया। अब 13 चौके 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78 ज़्यादा हो गया, 13 5 65, 13 5 65, 35.3 चला जाएगा, बस हो गया। इतना परसेंट अधिक था, देख रहे। आइए अगला सवाल। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या में से जोरोधा में खुले खातों की संख्या का क्या अनुपात है? किससे बता ना, मई संख्या में। कह रहा मई से सितंबर तक एंजल में खुले खाते कितने भैया? इसको जोड़ो, 25 28 35 65 सबको जोड़ना है। 5 8 13, 13 5 18, 18 और 10 28, हासिल हुआ 2 5 7 6 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 2 20, 208 खाते खुले। और दूसरा कौन है? जोरोधा कितना है? ये तीसरा वाला, 5 5 10, हासिल हुआ 1 और 1 आया तो 5 3 8 5 13, 13 4 17, 17 3 21, 17 3 20, 200। क्या करें? अनुपात बता दो बस। कह रहा मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जोरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? बताओ। 208 और 200 का क्या अनुपात है? आओ काटते 4 से, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 52 50 और छोटा कर दो। अच्छा ये काट के दिखा रहा, अनुपात में भाग दे के दिखा दिया, चलो कोई बात नहीं। ये 26 25 हो गया ना, तो 26 में 25 से भाग दो भैया, 26 में आप 25 से भाग दो तो 25 से 25 जाएगा, 1 बचा, काम चलेगा ना, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 25 चौके 100, ये रेशियो आ 1.04। यही था जो आया था पेट में, अनुपात दशमलव में कई लोगों से ना हो पा रहा था। आइए अगला सवाल देखिए। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? अब इधर में सबको जोड़ लिया जाए। अभी हमने इसको जोड़ा ही था 208 और तीसरे वाले को जोड़ा ही था 200। अब देख लो और सबका जोड़कर किसका सबसे अधिक है। तो 5 2 7 5 12 के 2 हासिल हुआ 1 और 7 5 12 4 16 4 20 3 23, ये 23 हो गया।
अब निश्चित यही ज़्यादा हो जाएगा। 2 8 10 2 12 5 17 हासिल हुआ 1, और ये 5 3 8 3 11 1 12 2 14। सबसे ज़्यादा कौन है भैया? ये सबसे ज़्यादा ट्रेड बुल है। ट्रेड बुल में सबसे ज़्यादा खाते खुल रहे हैं। सोचो, ये शेयर मार्केट के ये सब सारे खाते हैं, कोई टेंशन नहीं, ऑनलाइन आप लोग देखते होंगे, यही सब चलता है। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखो, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत से लगभग कितना प्रतिशत कम या अधिक है? अब जरा यहाँ से पीछे उठ के देख लो, तो आपको शेर खान और ट्रेड बुल दोनों का तुलना करना है। तो शेर खान है 147 और ट्रेड बुल है 232। बताओ, 147 232, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ 147 और ये है 232। तो कह रहे हैं औसत कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, इसका औसत निकालोगे तो बताओ कितना आएगा। 1 2 3 4 5 से भाग दोगे, इसमें 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 47 5 9 45, 2 बचेगा 5 चौक 20। ऐसे 5 से भाग दो तो ये आ जाएगा, 5 से भाग दो ये आ जाएगा 5 चौके 20 और 5 छके 30 और 5 चौके 20। कितना प्रतिशत अधिक या कम है? भैया अधिक है, कम तो है नहीं, ज़्यादा ही है। कितना ज़्यादा है घटा के देख लो, 29 घटाओ यहाँ पर, ये आ जाएगा 16 में से 9 गया 7 और 1 यानी कि 17 अधिक है। 17 अधिक है किससे? 29.4 से और गुणा 100। अब फिर उसी तरह से मैं कहूँगा, ज़्यादा लगाना पड़ता नहीं, टेंशन लगाने की बात है नहीं। अब आओ, अगर हम 1 जीरो ऊपर बढ़ा दें, 1 जीरो तो दशमलव हट जाएगा और दशमलव हट जाएगा, थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा, थोड़ा सा। बताओ, 2 1 2 2 चौके 8 और 2 7 14 और 2 से काट दो, 2 8 16 और 2 5 10, 8500। बताओ 8500 में अगर आप 147 से भाग देंगे कौन सा परसेंट जाएगा? 14 25 70, 14 छक्के 84, 6 बार जाएगा नहीं, 14 25 70 5 बार जाएगा। अगर 5 बार जाएगा तो ये दोनों विकल्प कट गए, हमें 5 के रेंज में ही उत्तर चाहिए। तो बताओ, गुणा कर लो, 5 7 35 3 और 14 25 70 3 73। अब चलो 10 में से 5 घटाओ 5 और 4 में से 3 घटाओ 1 और यहाँ बचा 1। अब चलो कितना बार जाएगा? 14 का पारा पड़ो 115 हो जाए, 14 14 8 112, 14 8 112 नहीं जा पाएगा, यही जाएगा 57.82। कितना जाएगा? 57.82 आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए आप कितने आसानी से उत्तर बन रहे हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। अगला सवाल आपके सामने है, मस्ती करिए, आराम से मस्ती करते जाइए। तो देखिए, अब नया सवाल आपके सामने है कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी द्वारा बेची गई एलसीडी के टीवी के विभिन्न साइज की संख्या हज़ारों में दी गई है। बेचे जाने वाले 50 इंच और 70 इंच वाली एलसीडी की टीवी की कुल संख्या के बीच में क्या अंतर? अब देखो भैया, 50 इंच वाली टीवी ये है और 70 इंच वाली टीवी ये है। अब इन दोनों को जोड़ करके उनका अंतर बताना है और जोड़ा जाए। तो जोड़ देते हैं। 50 इंच वाली टीवी हम देख रहे हैं, 4 5 9 6 15 3 18 2 20 8 28, हासिल हुआ 2 2 4 3 7 4 11 11 5 16 4 20 3 23, 238 टीवी बिक रही है। और 70 वाली देख लो, 8 1 9 2 11 11 8 19 1 20 3 23 1 24 2 2 4 1 5 1 6 7 8, ये 84 टीवी बच रही है। और इन्होंने क्या कहा, बेचे जाने टीवी कुल संख्या के बीच का अंतर बता दो। भाई अंतर बता दो, तो 238 में से 84 घटा दो, घटाओ, 8 में से 4 घटाओगे 4 आएगा, 13 में से 8 घटाओगे 5 आएगा और फिर 1 बच जाएगा। 154, कितना अंतर आ गया? 154 का अंतर आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री में न्यूनतम बिक्री किस साइज की एलसीडी बिकी है? सभी 6 वर्षों सबसे न्यूनतम साइज किसकी सबसे कम है? तो आप पाओगे 75 इंच वाली सबसे कम बिकी है। 75 इंच वाली बड़ी बहुत होती है ना। 75 इंच वाली टीवी आप देखोगे सबसे कम बिकी है। और अगर आपको यह बोर्ड दिखाई पड़ रहा है, ये 75 इंच का यही है। अब देख लो कितना बड़ा टीवी है कि मैं यहाँ से टहल रहा हूँ, यहाँ से, और यहाँ से टहलते हुए चल रहा हूँ, दूसरा कदम तीसरा कदम चलते हुए यहाँ तक जा रहा हूँ, तब जाके टीवी ख़त्म हो रही है। तो अब इतना बड़ा टीवी आदमी आमतौर पर क्यों खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, बहुत खर्च लगता है, हाँ? यानी हम आपके पास फ्री में नहीं आ पा रहे हैं, अच्छा खासा खर्च करना पड़ता है। किस वर्ष बेचे गए कुल एलसीडी टीवी की संख्या में से बेचे गए 60 इंच वाली एलसीडी टीवी का प्रतिशत अधिकतम रहा? कह रहा किस वर्ष 60 इंच वाली सबसे ज़्यादा थी, किस वर्ष कह रहा? देखो वर्ष ये है,
तो अब वर्ष में सारे को जोड़ो और फिर देखो 60 इंच का एलसीडी सबसे ज़्यादा किधर बिका है। तो अब सबको देखना पड़ेगा भाई, क्या बताएं, और जोड़ा जाए जल्दी से। अगर सही उत्तर लेना है तो सबको देख लेगा किस वर्ष बेचे गए कुल टीवी में से ये 60 इंच की टीवी का प्रतिशत अधिकतम था। आओ समझ लेते हैं। तो अब चल कम से कम 4 तो जोड़ी दे, 12, 14, 15, 16, चलो 12 देख लेते हैं। तो 2, 4, 6, 1, 7, 6, 13, 14, 14, 6, 20, 2, 22, 7, 29, हासिल हुआ 2, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 3, 11। देखो हमारे पास पूरा मौका हम देख सकते हैं, आपके पास एग्जाम में इतना मौका नहीं मिलता है, फिर भी और 14 की गिनता हूँ। 4, 6, 10, 6, 16, 4, 20, 3, 23, 24, 24, 2, 26, 8, 34, हासिल हुआ 3, 1, 4, 1, 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17, 5, 17, 5, 22, ये हो गया आपका 224। उसके बाद 15 देख लो भाई, 5, 3, 8, 1, 9, 9, 18, 1, 19, 1, 20, 8, 28, हासिल हुआ 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 3, 9, 5, 14, 14, 5, 19, 4, 23, ये इतना आ गया। अब 16 भी देख लेता हूँ, 6, 2, 8, 8, 9, 17, 2, 19, 19 और 4, 23, 23, 4, 27, 27, 4, 31, हासिल हुआ 3, 1, 4, 1, 5, 2, 7, 4, 11, 11 और 4, 15, 15, 4, 19, 19 और 5, 24, इतना टीवी बिकी। अब 2060 की तुलना कर लो, अरे 60 इंच वाली 26, 19 में 26, 224 में 38। अब क्या है यहाँ पे देखो, ये है 238 में 39 और 241 में 42। कौन सा परसेंट सबसे ज़्यादा ये बताना है, प्रतिशत सबसे अधिक किसका था यह देखना पड़ेगा। आओ अब निकालना भी पड़ेगा। 60 इंच वाली देख लो, 26/119 गुणा 100, लगभग निकालते हैं कौन सा पूरा काटेगा। इस 26 को हम 120 मान लेते हैं, 119 को 120 मान लेते हैं। तो 20 छक्का 120, 20 25 100 और 25 25 125 और 26 25 130 होता है। 130 में 6 से भाग दोगे, 6 दूनी 12 और 6 1 6, 21% के लगभग आया ना। आओ अब सबका देख लेते हैं, इनका भी देख लो। 47/224, 47/224 है, 225 मान लेता हूँ गुणा 100, 25 चौक 100, 25 9 225, 4 7 28, 2 4 चौक 16, 2 18 और यहाँ 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18 और 9 1 9 नहीं जा रहा, 20.9 आ रहा। चलो ठीक है, 238 वाला देख लेता हूँ। 39 है और यहाँ 238 है, तो हम इसको 240 कर ले रहे हैं। ऐसा ही इसलिए कर रहे हैं, हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा ये, तो अगर हम काटें तो 2 5 10 और यहाँ हो जाएगा 12, तो 5 9 45, 4 5 3 15, 4 19 को 12 से भाग देंगे तो 12 1 12। देखो 1% जा रहा, 12 दूनी 24 नहीं जा रहा, ये तो कम ही हो जाएगा, छोड़ो। अब इनका भी देख लेते हैं। 42 है, 42/241, अब ये भी कम ही होगा। तो सबसे ज़्यादा तो 2012 ही आ रहा, जबकि सबसे कम लग रहा था ये, लेकिन 2012 सबसे ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका टोटल सबसे कम है, टोटल कम है ना, और टोटल कम है और उसमें भी 26 है, इसलिए 2012 जीत गया। किस साल में एलसीडी की अधिकतम संख्या बेची गई, किस साल में सबसे अधिकतम बेची गई। देखो अभी हम लोग देखे थे 2016, अब 2016 तक है, ये 17 भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि 214 था, याद करो। देखो यहाँ पर 241 आ चुका है, अब इसको भी देख लें क्योंकि 200 ज़्यादा था, खाली 17 चेक करना पड़ेगा। आओ चेक कर लें। 7 8 15 4 19, 19 5 24, 1 25, 26 26 6 से 32, 32 3 1 4 2 6 3 9 5 14, 14 5 19, 19 3 22, 22 4 26, 262, ये सबसे ज़्यादा है 2017। 2017 में LCD टीवी सबसे ज़्यादा बेची गई। आगे देखिए, सभी 6 वर्षों की कुल बिक्री में किस आकार की LCD की संख्या अधिकतम रही, सबसे ज़्यादा कौन सा बिका है देख लो। अगर हम सभी साल का देखें ध्यान से तो हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बिका है ये 40 इंच वाली, 40 इंच वाली, क्योंकि ये हमें लगता है कि घरेलू इस्तेमाल में आने वाली 40 इंच की टीवी है। आमतौर पर जो भी आदमी खरीदता होगा यही 40 इंच वाला खरीद लेता होगा, है कि नहीं, नॉर्मल इस्तेमाल यही है। आओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आ चुका है। अब ये देखो क्या है, देखो हम लोग 5 सवाल कर चुके हैं, 5 सवाल माने 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितना आसान होता है ये सवाल देख लो। दी वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार के कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या से ठीक 20% है। अब चलो हर साल का देखना पड़ेगा, कुल हमारे सामने है ना। आओ देखा जाए, 20% है। तो अब जरा बताओ किस वर्ष किस प्रकार की कार, ABCDE 5 प्रकार की कार है उसका उत्पादन हुआ है। तो 20% है, बताओ 20% कहाँ है। ये देखो E प्रकार का कार, ध्यान से देखो, E प्रकार का कार है, कुल 100 है
और जिसमें ई प्रकार कार 20 बनाया है तो 20% है, हमारा ई कार आ गया बिना कुछ किए। दिखाई पड़ रहा? देखो ई कार 20 है और ये 100 है, 20% सीधे सीधे है। आपका उत्तर आ चुका है। आगे बढ़िए। 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह की कार उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? 2017 में 2016 की तुलना में सबसे कमी कहाँ दिखी है? देखो 12 से 35 से 12 हो गया। देखो यहाँ पे ये 12 से 48 हुआ, 44 से 40 हुआ, 38 से 22 हुआ, 38 से 22, 50 से 28, कौन सा सही होगा? 50 से 28 से 35 से 12 सबसे कमी दर्ज की गई है ए प्रकार की कार में। देखो सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई ए प्रकार की कार में, 35 था 12 हो गया। देखो 12 3 36, बताओ इतना ज़्यादा कमी आ गई। ये देखो ए प्रकार की कार जो है 2017 में सबसे कम हो गया 2016 की तुलना में। देखो कितना आसान, खाली देख के उत्तर बता सकते हो। 2012 की तुलना में 16 की कारों के उत्पादन में कितने % वृद्धि हो गई? अब चलो अभी तो क्या करना पड़ेगा। 2012 की तुलना में 16 में कितना % वृद्धि हुई? अब 2012 को सब जोड़ना पड़ेगा। 120 है, बोलो ये काला ले लो भाई, ये 120 है और 2016 में कितना है? 180। कितने % वृद्धि है भाई? 60 की वृद्धि हो गई, तो 50% वृद्धि हो गई। देखो अरे भैया 60 बढ़ा है 120 में, आधा बढ़ गया, आधा माने 150। अगला सवाल लिखा है वर्ष 2012 से 15 तक मॉडल सी के कारों के उत्पादन में कितने % वृद्धि देखी गई? 12 से 15 में मॉडल सी के बारे में सोचना। बताओ मॉडल सी में कितने % वृद्धि देखी गई? ये देखो ये 12 है, ये 12 में ये उत्पादन हो रहा है सी का और 15 में यह उत्पादन हो रहा है, तो कह रहे कितना % वृद्धि देखी गई? बोलो 12 से 15 मॉडल सी कारों पर कितना %? 22 से 25 हो गया भाई, 3 बढ़ा है, 3/22 × 100 यही करना है आपको, यानी थोड़ा सा छोटा कर दे तो 11 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो 150/11 हो रहा। 150/11 1 11, 4 बजेगा 40, 11 33, ये आ जाएगा आपको 13.63% की कमी अरे वृद्धि देखी गई। ठीक है, आगे आइए। 2017 में मॉडल सी के कारों के उत्पादन तथा 2015 में मॉडल ई के कारों के उत्पादन का अनुपात क्या है? कितना सिंपल सा सवाल है। 2017 में मॉडल सी 40 है, लिख दो, और 2015 में मॉडल ई 20 है। कौन सा अनुपात दिखाई पड़ रहा आपको? 2:1 दिखाई पड़ रहा, ये आपका बी विकल्प सही चला गया। आप देख सकते हैं ज़्यादातर सवालों में खाली अभ्यास। अब देखो ये अलग सवाल आ गया, ये अगले वीडियो में जाएगा क्योंकि ज़्यादा सवाल एक साथ देखने में समस्याएं हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी बहुत कुछ देना है आपको, बस बने रहिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि जब हम आपके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ प्रयास करेंगे, कम से कम लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।